नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इसमें भी टॉप 50 प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। जितने भी आपके यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं आपके लिए, तो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आपके सिलेबस से हैं। कुछ देखिए पार्ट जैसे हमारे 21 चल रहा है, 22, 23 ऐसे आते रहते हैं, तो इसमें कुछ टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं, कुछ अगले में टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रश्न दिए जाएँ। और अंततः हमारा टारगेट है 10,000 आप लोगों को इम्पॉर्टेंट प्रश्न देंगे, और लास्ट में आप लोगों को करंट अफेयर भी आप लोगों को कराएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आप लोगों को कराएंगे, तो लगभग में 1000 आप लोगों को करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे। और यहाँ पर जीके के जो भी टॉपिक आ रहे हैं, इसमें से आप लोगों को 10,000 प्रश्न दिए जाएंगे। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं फंसेगा। और डेली आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को इस तरीके से जो भी आते हैं इनको देखें, और किसी में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को लागू किया? तो हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आप राइट आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। तो हड़प नीति याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 2। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो आपको बताना है भारत का पहला वायसराय कौन था। प्रश्न संख्या है 2। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3। बंगाल विभाजन, तो सन भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न बन रहे हैं, तो अच्छे से समझिएगा। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? प्रश्न संख्या है 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वायसराय कौन था? अब देखिए यहाँ पर सन भी पूछा जा सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन हुआ था? तो आप बताएंगे 1919 में हुआ था। ठीक है, उस समय के पूछा गया वायसराय कौन थे? तो वायसराय का नाम पूछा गया है, तो वायसराय का नाम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ये वायसराय थे उस समय के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं, हर एक टॉपिक इसमें कवर होगा। देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? प्रश्न संख्या है 5। देखिए 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगला प्रश्न बताना है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की पूछा है, भारत की नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न संख्या 6। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएंगे माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे नेपाल में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नेपाल में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमने शुरुआत में एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमसे गलती हो गई थी, उसमें K2 हमने बता दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, और उसको हमने PDF में करेक्ट भी कर दिया था। इसका राइट आंसर है कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? देखिए अरुणाचल प्रदेश, अब आप लोगों को पता है बिल्कुल लास्ट में अरुणाचल यहाँ पर पड़ता है, बिल्कुल इस साइड में। तो भारत और चीन, ये साइड में चीन है और भारत यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके मध्य में एक पर्वत पड़ता है, वो कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर है?
ठीक है, तो भारत और चीन सीमा पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए हमने शामिल किया है। देखिए प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांगटो। तो ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के मध्य, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के मध्य में कौन सा पर्वत शिखर है? तो आप बताएंगे कांगटो। ठीक है, नाम इसका है कांगटो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम। प्रश्न संख्या 9। देखिए 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनामुडी। ठीक है, अनामुडी या अनामुदी लिख देते हैं कभी कभी, ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को प्रश्न वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनामुदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। काराकोरम पर्वतमाला में कौन सी चोटी सबसे ऊंची मानी जाती है? तो अब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो काराकोरम पर्वतमाला में कौन सी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है? प्रश्न संख्या 10। 10 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है K2। ठीक है, तो इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है K2 ऐसे, या फिर हिंदी में लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, तो काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे K2। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है? तो आपको बताना है इसमें से अंडमान निकोबार और देखेंगे इसकी जो है चोटी का नाम बताना है। तो सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या 11। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैंडल पीक। तो सैंडल पीक एक यहाँ पर चोटी है, तो ये कहाँ की चोटी है? तो बताएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ये सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो सबसे बड़ी घाटी पूछी है, बड़ी घाटी। ठीक है, प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। प्रश्न संख्या 12, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर घाटी। तो भारत की सबसे बड़ी घाटी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कश्मीर घाटी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है, देखिए फूलों की घाटी जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, लेकिन ये फूलों की घाटी किस राज्य में है, उस राज्य का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 13। 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो आप बताएंगे चमोली जिले में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे चमोली जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। भारत में केसर की खेती के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो भारत में केसर की खेती की जाती है, लेकिन किस घाटी में की जाती है, उस घाटी का नाम बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर घाटी में। आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, तो कश्मीर घाटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर खेती अधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। किस घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो आपको बताना है किस घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15। तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अराकू घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कौन सी घाटी है? तो आप बताएंगे अराकू घाटी। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अराकू घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 16। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। तो अराकू घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। पीर पंजाल और जास्कर पर्वतमाला के बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पीर पंजाल और जास्कर पर्वतमाला के बीच कौन सी घाटी है। प्रश्न संख्या 17। 17 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जास्कर पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। भारत में किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो ये टर्म याद रखिएगा। ठीक है, भारत में किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? प्रश्न संख्या है 18। 18 का आप राइट आंसर बताएंगे।
देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू घाटी को। ठीक है, तो यहाँ पर कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। कौन सी घाटी? तो आप बताएंगे कुल्लू घाटी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। लद्दाख की कौन सी घाटी अपने ठंडे रेगिस्तान और 2 कुबड़ वाले ऊंट के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है लद्दाख की कौन सी घाटी अपने ठंडे रेगिस्तान और 2 कुबड़ वाले ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या है 19। 19 का आप करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे। देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नुब्रा घाटी। ठीक है, तो ये नुब्रा घाटी जो है ये ठंडे रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है और 2 कुबड़ वाले ऊंट भी यहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में स्थित है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 20। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे चमोली जिले में। कहाँ पर? तो आप बताएंगे चमोली जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, तो दक्षिण की गंगा। तो देखिए 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी है उसका नाम बताना है। प्रश्न संख्या है 22। तो देखिए 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना। ठीक है, अब यमुना नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, बाकी यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो हमारी कावेरी नदी है तो कावेरी नदी यहाँ पर आती है और गोदावरी इस साइड में आएगी, नर्मदा नदी इस साइड में आएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो आपको बताना है अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी का नाम। प्रश्न संख्या 23। देखिए 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बांध है जो नर्मदा नदी पर बना है। प्रश्न संख्या 24। देखिए 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध जो है ये कहाँ पर बना है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 25। देखिए 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीला में। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे मनीला। मनीला कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे फिलीपींस में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। कौन सी संस्था है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है इसका मुख्यालय का नाम। देखिए 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस। पेरिस इसका मुख्यालय है। पेरिस कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे फ्रांस में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत नेत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेत्र का अध्ययन। तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीतापुर में स्थित है। कहाँ पर है? सीतापुर जिले में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए इंग्लिश में लिख दिया गया है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, या फिर ये पूछेगा पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 28।
28 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज्जत नगर। अब इज्जत नगर कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे बरेली में पड़ता है। ठीक है, तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है तो बताएंगे इज्जत नगर में, या पूछेगा पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो आप बताएंगे इज्जत नगर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। 29 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में है। कहाँ पर है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर तो आप बताएंगे लखनऊ में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न संख्या 30, देखिए 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे ग्रेटर नोएडा में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। देखिए 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मछलियाँ भी हैं, धनुष भी है और तीर भी है। ठीक है, जो नहीं है वही पूछा गया, तो क्या नहीं है तो मोर नहीं है उसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32, देखा किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 32, देखिए 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की बात करेगा, सिफारिश की बात करेगा तो बलवंत राय मेहता को टिक करना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। तो यहाँ पर देखिए विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी जब उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, उससे पहले हमको बताना इसमें कितनी सीटें थीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 108 सीटें थी। कितनी थी उस समय सीटें? 108 सीटें थी। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रश्न संख्या 34, राज्य के पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो आपको बताना है राज्य के पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना रखा गया है। 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल स्थान का 1/3 हिस्सा जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। कितना? 1/3। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ खोला गया। तो आपको बताना है एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ खोला गया। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में खोला गया था। लखनऊ में कहाँ पर खोला गया था? बायोटेक पार्क में। ठीक है, तो लखनऊ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। ये प्रश्न PYQ है, पूछा गया है, तो यहाँ लगभग में पूछा गया है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का बताना है, कुल आबादी का कितना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का। देखिए 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ये बी पे लग गया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 48%। तो महिला आबादी जो है कुल आबादी का कितना है, तो आप बताएंगे 48% है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 37, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ST यानी कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक सांद्रता है, यानी अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 37 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनभद्र में। तो सबसे अधिक ST जनजाति जो है कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला
ये टर्म याद रखिएगा, इसी पर ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए 38 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाजियाबाद। तो गाजियाबाद जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो आप याद रखेंगे वो गाजियाबाद है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है। तो उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का हमें यहाँ पर अनुपात बताना है, कितना है, रेशियो कितना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या दी गई, इसमें से बतानी है। 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देखेंगे महिला कितनी 912 और कितने पुरुष पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी बताई गई है, यहाँ पर 912 बताई गई है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान शहनाई वादक हैं। तो यहाँ पर यह भी पूछ सकता है बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं, किस वाद्य यंत्र थे, तो शहनाई वादक थे। मुमताज खान किससे संबंधित, शहनाई वादक से, एक प्रश्न ये बन सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान शहनाई वादक हैं या किस घराने से संबंध रखते हैं। तो किस घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है, तो वो घराना बताना है दोनों लोगों का। देखिए 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खान शहनाई वादक हैं, ये दोनों लोग जो हैं बनारस घराने से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो यहाँ शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी, तो किस घराने से संबंध रखते हैं, उनका घराना बताना है। 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए यहाँ पर भीमसेन जोशी का यहाँ पर जो घराना हो जाएगा वो किराना घराना है। तो घराने का नाम क्या है, तो आप बताएंगे किराना घराना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42। लठमार होली मनाई जाती है। तो आपको बताना है लठमार होली मनाई जाती है, लेकिन कहाँ मनाई जाती है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरसाना में। तो बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 43। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो शाकंभरी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे सहारनपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, लेकिन ये कहाँ मेला लगता है ये बताना है। तो ये भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवा शरीफ में। अब ये देवा शरीफ कहाँ पड़ता है, तो आप याद रखेंगे बाराबंकी में। तो बाराबंकी जिला है, वहाँ पर ये पड़ता है। तो वहाँ पर देवा शरीफ का मेला लगता है। तो कौन सा जिला है, तो आप बताएंगे बाराबंकी जिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नगर है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, यमुना नदी पर, ठीक है। कहाँ पर है, तो यमुना नदी पर। तो कालपी नगर कहाँ पर पड़ता है, तो बताएंगे जालौन में। कहाँ पर पड़ता है, जालौन में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 46 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है किस सन में प्रारंभ की गई। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2025 में यह प्रारंभ की गई। और किस राज्य में प्रारंभ की गई, याद रखिएगा बिहार राज्य में, ठीक है। कहाँ पर, तो बिहार राज्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 47। नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई। तो किस सन में की गई थी, तो कौन सा मिशन है, नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 में। यह योजना जो है कहाँ स्टार्ट हुई, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रदेश भी पूछ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट ये
योजनाएं, संगठन, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 48, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। 49 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बालिका दिवस यहाँ पर याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।